हेलो दोस्तों, नीट के इस नए सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और आज से हम नीट के सीरीज़ के में अपना फ़र्स्ट लेक्चर डालने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, क्यों? वैसे बेसिकली इसके बारे में कुछ बातें बता दें द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। देखिए, बच्चों के दिमाग में एक बात है। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या ये जो मतलब चैप्टर है ये क्या सिर्फ नीट के बच्चों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसको कोई बोर्ड वाला बच्चा देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। क्यों? रीज़न ये है कि पिछले मतलब 1-2 सालों का पैटर्न मैंने बोर्ड का देखा है, उसमें काफ़ी मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एक चैप्टर से। तो अगर बच्चा अच्छी तरीके से मतलब इन डेप्थ पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर जाता है, जाहिर सी बात है अगर आप सिर्फ एक एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो इतना क्लियर तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप हर चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो देखिए, उसमें बोर्ड वाले बच्चों का 2 फ़ायदा भी होता है। 2 फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास 12th के बोर्ड तो दे रहे होते हैं, साथ के साथ वो नीट भी भर देते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है, बोर्ड के साथ साथ एक तरीके से वो नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आगे आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग मतलब ये बोर्ड के बच्चों के लिए भी ठीक है और ये नीट के बच्चों के लिए भी ठीक है, तो दोनों के लिए रिकमेंडेशन है ये। ओके, अब क्वेश्चन ये है, हाँ एक बात और थी कि द लिविंग वर्ल्ड में बच्चों के दिमाग में एक ये है कि इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने दिमाग से ये निकाल दें कि इससे तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो मतलब इतना ज़्यादा फोकस करने की क्या ज़रूरत है। बायोलॉजी की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि एक होता है ना रिलेशनशिप, कि एक चीज़ का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का रिलेशन तीसरे से है, तीसरे का रिलेशन चौथे से है। बायोलॉजी में ये बहुत कुछ है। मतलब अगर आप ऐसा होता है कि अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो दूसरे चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अगर आप सेकंड चैप्टर अच्छे से नहीं करोगे तो थर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है 10th चैप्टर में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम हो। इसलिए आप अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि 1 मार्क्स का है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या 2 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन का है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, या 2 क्वेश्चन का है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कोशिश करिए कि हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझें। ओके, हाँ, और मैं आपको और भी बहुत सारी बातें मैं आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उनमें बताता रहूँगा, क्योंकि शुरुआत है तो मतलब काफ़ी सारी बातें तो अभी मेरे को याद भी नहीं आएंगी। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जाएगा और वो बातें मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, और ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है नीट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज़ चल रहा है, इसका पार्ट 1 आज हम डाल रहे हैं। ओके, तो जब आप मतलब बुक को अब अगर आप एनसीईआरटी मतलब रीड करते हैं, जो कि कंपलसरी है, याद रहे एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, मस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा हल्की लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे से पता होता है, उनकी मीनिंग्स पता होती हैं। ठीक है, अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये लेक्चर देखने के बाद भी एनसीईआरटी भारी लग रहा है, एक बार में एनसीईआरटी किसी को नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमेशा जो टीचर्स हैं वो ये बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार मतलब ऐसे रिवाइज़ करना होता है। जैसे ऐसे कहते हैं कि उसमें भी मतलब शार्पनेस आ जाए, इस चीज़ के लिए बार बार रिवाइज़ करना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 हमारा। तो देखिए, बुक जब हम लोग खोलते हैं एनसीईआरटी का तो हमको कुछ ऐसा पेज दिखता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। उनमें कुछ बातें लिखी हैं, काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर, पहली बात तो एनसीईआरटी की कोई लाइन आपको इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, कुछ बातें तो बहुत बेसिक लिखी हुई हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, हमें पता है कि अगर आप जीवन की स्टडी करना चाहते हो तो बायोलॉजी ही पढ़ना होगा। ठीक है, फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस, और हम लोग किस तरीके से जीवित हैं, और अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, वो लिविंग क्यों है, उसको लिविंग हम क्यों कहते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। अगर आप जाहिर सी बात है, आप तो भारत में रहते हैं तो आपको मतलब आप सोचते हैं ये इतनी सुंदर जगह है, वो इतनी सुंदर जगह है। अगर आप दुनिया में घूमें तो आपको और भी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़ हैं, जो कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि आप सरप्राइज्ड हो जाओगे देख के कि अरे ऐसी जगह भी हो सकती है क्या।
लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्ली मैन। अब एक बात बताइए, सुनिए, जो पुराने टाइम के जो लोग थे, ये नहीं हम मतलब हमारे वाले नहीं, बहुत ज़्यादा जो पुराने टाइम के लोग थे, मतलब आदि मानव समझ लीजिए। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये इनएनिमेट मैटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे अभी मैंने आगे लिखा भी है इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि इनएनिमेट क्या होता है और एनिमेट क्या होता है। चलो थोड़ा सा एक बार उसको उधर ले ही चलते हैं, ठीक है। हाँ ये रहा, देखिए एक बार। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आप अपने अराउंड अस देखेंगे, तो आपको मतलब ऑब्वियस सी बात है दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, इनएनिमेट मिलेंगी और एनिमेट मिलेंगी। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, और एनिमेट मतलब लिविंग। देखिए नॉन लिविंग में आप क्या करेंगे? माउंट, रिवर, सॉइल, एयर, बहुत सारी चीज़ें, आप फायर, आग, ये सारी की सारी चीज़ें इनएनिमेट है, इनमें जान नहीं है। अगर आप एनिमेट देखेंगे, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे फिर से हम अपने बैक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पुराने टाइम के जो लोग थे, अब ऑब्वियस सी बात है इतने साइंटिफिक तो थे नहीं, लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन मतलब किस चीज़ में जान है और किस चीज़ में जान नहीं है। तो वो किस तरीके से पता लगाते थे कि ये चीज़ जीवित है या ये चीज़ जीवित नहीं है? देखिए, अर्ली मैन डिफीट सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट। यानी कि वो जानवरों को और प्लांटों को पहचानते थे, वो उनका अपना तरीका हो सकता है कि किस तरीके से पहचानते थे। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ एव और फेयर दैट दे इवोक। देखिए जो वो डर महसूस करते थे वो चीज़ के लिए, जैसे ऑब्वियस सी बात है आग, अगर आप आग किसी के पास लेके जाओगे तो वो इंसान डरेगा, तो इस चीज़ से वो मतलब वो करते थे, डिफरेंस करते थे कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है, मतलब उस तरीके से उनका तरीका होता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। आपको ये बात पता है? और एक बात और बता दूँ, क्लास 12 के एवोल्यूशन चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से दे रखा है, जब बिग बैंग थ्योरी आया था, हमारा जो यूनिवर्स किस तरीके से बना था, एक बहुत बड़ा मतलब कहता है ना कि आप ऐसा ब्लास्ट दिमाग में सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद हमारी अर्थ बनी थी, अर्थ के भी कितने करोड़ों साल बाद, अर्थ मतलब सूटेबल पहले नहीं था, अर्थ के करोड़ों साल बाद बने थे इंसान, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन आया था। तो आप सोच सकते हैं कि इंसानों की बात तो बहुत बाद की बात है, ठीक है। कहाँ गए? द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब एक बात करते हैं, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है क्या? देखिए बेसिकली जब इंसानों की बात आती है तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये सब बातें होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर्ड लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब अगर आप उस समय तक भी देखें तो कोई ख़ास नॉलेज थी नहीं बायोलॉजिकली चीज़ों के बारे में। मतलब अभी तक तो इंसान को यही नहीं पता कि अगर मैं किसी को लिविंग बोलूँ तो कैसे बोलूँ, क्यों बोलूँ। अगर मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूँ कि अच्छा बताओ भाई ये लिविंग है, वो बोलेगा हाँ लिविंग है, मैं बोलूँगा अच्छा अगर लिविंग है तो आप ये बताइए आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपने इसको लिविंग बोल दिया। और कुछ तो बताएगा कि देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, इसलिए मैंने आप लिविंग बोल दिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो कुछ खासियत होनी चाहिए लिविंग होने की भी। बायोलॉजिकल नॉलेज, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसरी डिटेल सिस्टम। देखिए इसमें ऐसा और कुछ खास है नहीं। हाँ इसमें ये चीज़ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आगे चैप्टर में डिटेल्ड है, ठीक है। सबसे बड़ा जो बिग स्पैन था, मतलब जो सबसे बड़ा जो मतलब एक वो था चेंजेस ऑन सच स्टडी वाद रिकग्निशन और शेयरिंग सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। देखिए इंसानों को एक बात पता चली कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। देखिए अभी तो आप लोगों को ये सब पता है कि मतलब हमसे सिमिलर कौन है, चिंपैंजी है या मंकी है, उनसे भी सिमिलरिटी किसके साथ है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा कि सबका, हर एक एनिमल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप के बेसिस पे दो टाइप का डायग्राम हमको बना सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टली और एक होता है वर्टिकली। अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है, देखिए मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। छोटा सा एक एग्जांपल है, या हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम इसको बाद में कर लेंगे। ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली रिलेशनशिप मैं आपको इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर के एंडिंग में बताता हूँ। क्यों? ठीक है, अच्छी बात है। हाँ और यहाँ पे ये देख लीजिए,
हाँ, हम बताने जा रहे थे एंथ्रोपोसेंट्रिक के बारे में, मैंने इसको क्लियर नहीं किया था, सॉरी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोबारा, सुनिए। इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट मैन इज़ ओवर नेचर। अच्छा, मान लीजिए कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अपने एक अधिकार होते हैं, ओके, आपको पता होगा, जाहिर सी बात, आप किसी को मार नहीं सकते इस तरीके से। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू दोगे ना, कि नहीं नहीं सिर्फ दुनिया में यही है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, यानी कि अगर मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा और अगर उससे किसी को फ़ायदा होगा तो वो इसी को होगा। तो देखिए, अगर कोई ऐसे रूल्स बनाए जाएँ जिससे इंसानों को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, या इंसानों के लिए ही बनाया जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे मतलब जीव हैं उनको क्या है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेचर इज़ देयर फॉर द मैन टू मेंटेनिंग मैनिपुलेशन एंड द कंट्रोल फॉर हिज ओन वेल बीइंग एंड हिज गुड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए जो चीज़ें होती हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, इंसान के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमनी चाहिए। और मतलब कहते हैं ना कि मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसानों को माना गया है, जो कि आपको पता है कि कितना गलत है। इंसान कितनी मतलब ज़्यादा मात्रा में मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो काफ़ी सारे लोग तो सोचते भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कि वो एक तरीके से मतलब अपने आसपास को गंदा करके, हमारे पर्यावरण को गंदा करके वो दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आज से कई साल बाद वो उस इंसान पे भी पड़ेगा और फिर शायद रियलाइज़ करने के लिए कोई समय भी ना बचे कि मैंने क्या किया था उस समय, और शायद उस चीज़ को ठीक भी ना किया जा सके, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इंसानों के लिए ही है, ठीक है। ओके, तो आगे, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड, ठीक है, ऑल ओवर, ये ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ, रिवोल्यूशन, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे वैसे भी इसमें जो छोटी छोटी बातें लिखी है उन सब के बारे में छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके मतलब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट होता है, तो चैप्टर स्टार्टिंग में ये एक पैराग्राफ है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। आपको मैं बता चुका हूँ कि दुनिया बहुत सुंदर है, घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, अगर आप उसको ख़राब ना करो तो रहेंगी। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट मतलब अलग अलग टाइप की जगह होती है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको जीव मिल जाएंगे। उनकी अपनी जगह, उनकी जो रहने की जगह होती है उसे हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। हैबिटाट जैसे आपको पता होगा, आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका हैबिटाट है। ऐसा तो नहीं ना आपको मैं पोलर रीजन में भेज दूँगा और मैं बोलूँगा जाओ वहाँ पे जाके रहो, शायद आप रह भी ना पाओ, माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन आपको आदत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपका हैबिटाट नहीं है। आपका हैबिटाट वह जगह है जहाँ आप रह रहे हो और बिल्कुल कुशल मंगल रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए कि अरे मुझे परेशानी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत मैं सह नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो आपका हैबिटाट नहीं है। हैबिटाट में कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से रह सकता है, ठीक है। इन विच, और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खास स्पेशल हैबिटाट होता है। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए वो हो सकता है कोल्ड माउंटेन हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशन हो, फ्रेश वाटर लेक हो, मछली तो नहीं हो, उनके लिए तो है, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग हो, लीव अस स्पीचलेस। ऐसी जगह देखते हैं तो हम मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि वाओ कितनी अच्छी जगह है। द ब्यूटी ऑफ गैलपाइंस हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर। आपको पता है, एक क्वेश्चन भी आपके में आएगा कि मतलब 12 साल में, मतलब 12 एक फ्लावर ऐसा है जो कि 12 साल में सिर्फ 12 साल में एक बार मतलब ब्लूमिंग करता है, और पूरा पहाड़ जो होता है उससे मतलब पूरा जो वैली वाला जो रीजन है वो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से ढक जाता है, इतना सुंदर लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर द वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एन इवन डीप सेंस ऑफ वंडर। The ecologically conflict and cooperation among member of the population and among population of a community or even the molecular traffic inside। ये आगे बताऊंगा क्यों। आपको क्या ये नहीं पता कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, सेल आपस में एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में एग्रीगेट होकर ऑर्गन आपस में एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये वही बात बोल रहा है, आगे हम लोग इस चीज़ को भी बताएंगे। इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट, हाँ एक बात और देखिए क्या बोला, द इकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स। आपको पता है कि सेल आपस में मिलकर काम करती है तभी तो हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि सेल आपस में मिलकर काम कर रही है तो हम कैसे चल फिर पाते हैं, ऐसा है। हर एक सेल को आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना मतलब बातचीत करना, कोऑर्डिनेट करना, तो एक तरीके से वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तभी जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर कोई भी सेल दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट करना बंद कर दे तो हो सकता क्या है, होगा ही
कि वो मतलब इंसान की या उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, ठीक है। पॉपुलेशन इन कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल। हाँ, एक बात, ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या है? अब सेल के अंदर भी कुछ है क्या? बिल्कुल। क्या सेल किसी चीज़ से नहीं बना होगा? सेल लिपिड मेम्ब्रेन से बना है। लिपिड मेम्ब्रेन क्या है? फैट लिपिड मेम्ब्रेन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है? तो इसको हम लोग और मॉलिक्यूलर लेवल पर सोच सकते हैं कि मतलब सोचिए कि सेल मेम्ब्रेन भी किसी चीज़ से बना होगा, किसी तो केमिकल से बना होगा, कार्बन होगा उसके अंदर, हाइड्रोजन होगा उसके अंदर, ऑक्सीजन होगा उसके अंदर, तो इन सब चीज़ों से मिलकर, नाइट्रोजन होगा उसके अंदर, तो इन सब चीज़ों से मिलकर वो सेल बना है, ठीक है। ओके, अब बातें करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था लाइफ वाइफ को लेके कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि अच्छा ये बताइए कि सचमुच की जीवन है क्या, तो अगर आप किसी बाबा से या किसी भी मतलब धार्मिक इंसान से आप पूछेंगे कि जीवन क्या है, तो वो तो अपनी बातें बताएंगे ना, कि ईश्वर ने, प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है वो जीवन है और इसका शुरुआत ऐसे हुई थी, इसकी अंत ऐसे हुई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इसके अंदर भी तो दो क्वेश्चन हैं। अगर मैं पूछूँ कि अच्छा जीवन सचमुच क्या है, तो बोलेंगे इसके अंदर भी दो आंसर मिलेंगे। क्या? द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर्स टू व्हाट लिविंग इज़ अपोज टू द नॉन लिविंग। मतलब एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। और दूसरा क्या है? एंड द सेकेंड इज़ फिलोसफिकल मैं आपको बता चुका हूँ ना। किसी अगर आप महापुरुष ज्ञानी से पूछेंगे कि जीवन क्या है, तो वो अपने ही बारे में बातें बताएंगे। तो साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है, आप इन दोनों क्वेश्चन में से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहेंगे? कि मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानने में, कि मतलब और ये जानने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या कि एक्चुअली जीवन क्या है, लिविंग है क्या, इस चीज़ को जानने में? तो शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन शायद आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए कि व्हाट इज़ लिविंग, जीवन क्या है, इसमें आपको शायद इंटरेस्ट आ जाए। क्यों? पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस चैप्टर में जीवन, व्हाट इज़ लिविंग क्या है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हो। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था ना कि किसी से तुमने बोला कि लिविंग है नॉन लिविंग है, उसने कितना आसानी से बता दिया लिविंग। लेकिन मैंने उससे ये बोला कि अच्छा आपने किस बिहाफ पे आपने बोला कि लिविंग है, तो बता ही नहीं पाए। तो इसलिए यही चीज़, तो अब आपसे कोई पूछे तो आप बता देना पढ़ने के बाद कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है, ये अगर कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस होंगी तो ये लिविंग होगा, अदरवाइज़ ये लिविंग नहीं होगा, ठीक है। तो सचमुच जीवन क्या है, इसके दो क्वेश्चन है, एक फिलोसफिकल है और एक हमारा साइंटिफिक है, ठीक है। तो आप किस में इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे? देखिए बेटा, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, जीवन क्या है, दो आंसर मिल गए इसके, साइंटिफिक, फिलोसफिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको ग्रंथ पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा। साइंटिफिक क्या है? बेस्ड ऑन फीचर्स। आप क्या करेंगे? आप फीचर्स देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर के अंदर फीचर्स दिए गए हैं कि एक लिविंग में आपको कौन कौन से फीचर्स ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये तो बता दिया ना कि इन एनिमल मतलब पुराने जो मतलब वो थे, मतलब ह्यूमंस, वो पहचानते थे कि हाँ मतलब नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर कर सकते थे वो लोग। ऐसा नहीं कि उनको यही नहीं पता था, लेकिन उनका तरीका अलग था सोचने का, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग, कि जीवन मतलब व्हाट इज़ लिविंग, एक्चुअली में लिविंग क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अब देखो क्वेश्चन उठता है, मैंने बोला चलो मैंने एक क्वेश्चन करा आपसे, लिविंग क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर जो ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, जिसमें एबिलिटी टू सेंस हो, मतलब वो एनवायरनमेंट को महसूस कर सके, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो, इंटरेक्शन हो, मतलब उनमें इंटरेक्शन हो। तो मैं कहूँगा ये बात तो ठीक है चलो, लेकिन इनमें से कुछ स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि हाँ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सेप्शंस आने लग गए। एक्सेप्शन मतलब कहते हैं ना कि हर एक इंसान से क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाला बोलता है अच्छा इसमें तो ऐसा भी होता है, अब बताओ। बोलेगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ देखेंगे कि क्या ग्रोथ मतलब अगर हमें पता हो एग्जैक्टली कि कोई लिविंग है और वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, तो क्या
ये सही होगा मेरे को किसी को बताने के लिए कि ये लिविंग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अब ये फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर मैंने ग्रोथ बोला और अगर कोई सामने वाला बंदा, कोई सामने वाला इंसान मुझे उस पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दे पाया ना, एक्सेप्शन मतलब कोई भी मेरे से क्वेश्चन नहीं कर पाया, अच्छा आपने तो ये बोला लेकिन इसके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब आपने जो बोला इसका मतलब गलत है। अगर वो मेरे से मेरी बातों पे पलट के कोई, मतलब कहता ना कि उसका कोई विरोध नहीं आया, इसका मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग डिफाइनिंग फ़ीचर कहेंगे। मैं उसको मान लूँगा कि ये तो पक्का लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ़ीचर है। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि आपने ऐसा बोला था लेकिन देखिए ये तो नॉन लिविंग है लेकिन ये भी ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा ये तो लिविंग भी कर रहा है, नॉन लिविंग भी कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? डिफाइनिंग फीचर नहीं, उसको सिर्फ बोला जाएगा दिस इज़ द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट्स नॉट श्योर। मतलब आप इसको डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलेंगे। क्या है फीचर्स? ओनली फीचर्स बोल दो। लिविंग करता है, हाँ करता है, लेकिन नॉन लिविंग भी करता है, हाँ ठीक है, ये लिविंग के फीचर्स हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। अगर आपको ये चाहिए डिफाइनिंग फीचर्स चाहिए तो याद रखिएगा उसके कोई एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल द टाइम विदाउट एक्सेप्शन। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस लाइन को पकड़ो। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। मेरे से किसी ने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मैंने बोला कि चलो मैं बता रहा हूँ, ग्रोथ, जो ग्रोथ करता है ना वो पक्का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सामने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म सोच रहा है कि मेरे को मतलब किस तरीके से उस चीज़ का मतलब वो करे कि ये इंसान बोले कि नहीं भाई मैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। अब देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। अब आपसे पूछूँ मैं, क्या ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स कहलाने लायक है या नहीं है? तो देखते हैं। आपके दिमाग में सोचो पहले, आपके दिमाग में क्या लगता है? आपके दिमाग में कुछ आया क्या कि ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स में? मैं बोलता हूँ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। अब बताइए क्या मैं इसको डिफाइनिंग फीचर्स के कैटेगरी में रखूँ या नहीं रखूँ? देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ को, ठीक है। अब ये ग्रोथ क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ग्रोथ इज़ परमानेंट। परमानेंट मतलब जब आपके बॉडी में कोई सेल ऐड हो जाता है तो क्या वो सेल दोबारा कम हो जाता है? नहीं। जब कोई सेल क्रिएट होता है तो वो बड़ा होता है, ना कि कम होता है। तो देखिए ग्रोथ, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बच्चे थे, बच्चों के बड़ा हो गए फिर बच्चे बन गए। इसका मतलब ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। देखिए ग्रोथ को आप इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। पहले आप छोटे, ये तो बहुत अच्छा होता अगर आप बच्चे से बड़े होते फिर बड़े हो के दोबारा बच्चे बन जाते, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होती। बहुत सारे लोग आज बच्चे बनना चाहते हैं दोबारा, ठीक है। तो ग्रोथ इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द साइज ऑफ अ सेल। देखिए सेल एक बार छोटा था, बड़ा हो गया, उसको बड़े से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म और होल ऑर्गेनिज्म यूजुअली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन। आपको पता है कि जब कोई भी किसी की भी बॉडी बढ़नी होती है तो क्या चीज़ बढ़ सकता है उसमें? ड्राई वेट बढ़ता है, उसका वजन मास बढ़ता है और नंबर बढ़ता है। नंबर क्या बढ़ते हैं? मतलब हमारा डुप्लीकेट हो जाता है। हमारा डुप्लीकेट नहीं होता, सेल का डुप्लीकेट होता है। कैसे? एक सेल होता है, वहाँ पे और भी सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं नंबर में बढ़ना। और नंबर में बढ़ेगा तो क्या उसका मास नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल मास बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर, क्या आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है? क्या आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, उसका अपना एक वजन होता होगा ना, उसका अपना एक मास होता होगा ना। तो उस मास, ऑब्वियस बात है, वो एक टाइप की ग्रोथ है। लेकिन अभी भी मेरे को एक आंसर नहीं मिल पाया, क्या मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकता हूँ? अगर आपको बेसिकली ये पता है कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये 2 वर्ड हैं, इनके बारे में भी हमें इंटरसेप्शंस एंड एक्रेशन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, ठीक है। अगर मैं पहले, आप यहाँ देखिए, चलो ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये ग्रोथ, अगर आप एक प्लांट के अंदर ग्रोथ की बात करेंगे या फिर एक एनिमल के अंदर ग्रोथ की बात करेंगे तो क्या आपको ये बात पता है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है
और एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। अब ये अनलिमिटेड और लिमिटेड का क्या मीनिंग है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ एज दे मेरिस्टेमेटिक एरिया वेयर सेल डिवीजन अकर रेगुलरली। तो यहाँ पर एक वर्ड है मेरिस्टेमेटिक, ये आपको सीखना है कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक के कैसे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कुछ खास टाइप के सेल्स होते हैं जो कि जीवन भर होल लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब प्लांट मतलब बूढ़ा हो गया है या प्लांट 100 साल का है। उसका काम बस ये है कि अगर वो मेरिस्टेमेटिक रीजन है तो वो ग्रोथ करेगा। कैसे समझा देता हूँ, और वो है कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब कोई भी प्लांट क्या होता है, जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है सीड से, तो आपको ये तो पता होगा कि ये प्लांट होते हैं। प्लांट में ये ज़मीन वाला एरिया होता है, इसमें नीचे रूट्स होती हैं, और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ से हम लोग इसके स्टेम निकाल देते हैं, ओके, और लीफ बना देते हैं 2-4, ठीक है। अब आपको एक बात पता होगा, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आप स्टेम का सबसे ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन देखेंगे, या फिर आप रूट का सबसे मतलब इसको एक काम करते हैं, रूट को थोड़ा सा उस तरीके से बना देते हैं। मान लीजिए ये एक रूट है, ओके, ये एक रूट है, तो रूट का सबसे नीचे वाला रीजन देखते हैं, या स्टेम का सबसे ऊपर वाला रीजन। आपको पता है कि इस वाले रीजन को हम लोग एपिकल रीजन कहते हैं, एपिकल मैरिज। और यहाँ पे ये एपिकल रीजन है, ये भी एक एपिकल रीजन है। लेकिन यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला जो एपिकल रीजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो नीचे वाला रीजन होता है इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब एक बात बता दूं, अगर आप इसको मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसी एरियाज़ में बहुत ही कुछ खास टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, जो कि जीवन भर डिवाइड करता रहता है। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिवाइड करता रहता है, उसका काम सिर्फ डिवाइड है, ठीक है। आपको ये बात पता होगा, पहले प्लांट क्या होता है, पहले प्लांट छोटा होता है, फिर प्लांट और बड़ा होता है, फिर प्लांट बड़ा होता है, फिर प्लांट और बड़ा होता है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि जो सेल का एडिशन है, मतलब सेल ऐड होते जाएंगे, ऑब्वियस बात आप खुद सोचिए, प्लांट पहले छोटा है फिर प्लांट बड़ा हो रहा है, तो उसका एडिशन मतलब सेल जब ऐड होगा तभी तो प्लांट बड़ा होगा। तो सेल कहाँ ऐड होता है, सेल ऐड होता है एपिकल रीजन में, ठीक है। और देखिए नीचे रूट में ऐड होता रहता है और ऊपर एपिकल रीजन में ऐड होता रहता है। इससे क्या होता है, प्लांट बड़ा होता जाता है, यानी, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ चलो एक एग्जांपल हाँ, मान लीजिए कि आपका कोई ट्री है, आपके पास आपका कोई ट्री है। अगर आप उस ट्री में आप अगर कोई मतलब नाइफ़ चाकू को ऐसे मतलब उसमें लगा देंगे, ठीक है, और तकरीबन आप 5 साल बाद आएंगे, आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि अरे मेरा प्लांट तो बढ़ रहा है, तो मेरा ये जो मतलब नाइफ़ मतलब मेरा जो चाकू है वो चाकू ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आप 5 साल बाद आए तो आपने क्या देखा, आपका चाकू वहीं था। हाँ, आपका जो नाइफ़ था, आपका जो चाकू था, वो हो सकता है कि पहले मान लीजिए ये पहले इतना अंदर हो, लेकिन आप जब 5 साल बाद आओ वो इतना अंदर हो गया हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो गर्थ है, गर्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई की वजह से हो सकता है आपका चाकू थोड़ा सा अंदर चला जाए। लेकिन आपका चाकू हाइट जो है, आपके जो चाकू का हाइट उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो ट्रीज़ बढ़ता है वो ऊपर से बढ़ता है, ना कि ऐसे। मतलब बच्चे सोचते हैं ना कि यहाँ से इस वाले एरिया से ट्री ऊपर निकलता रहेगा। अगर ऐसा होता, सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई भी सेल ऐड होता तो आपका चाकू पहले यहाँ होता, 5 साल बाद हो सकता है यहाँ पर होता। लेकिन जो न्यू सेल ऐड होते हैं वो सबसे ऊपर से होते हैं, इसके वजह से आपका जो नाइफ़ है, आपका जो चाकू है, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जीवन भर चलेगा, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। कैसे? ये ऐड होता रहेगा, यहाँ पे नए स्टेम्स निकलते रहेंगे, और ये और ऊपर और बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। किसकी वजह से? फिर याद रखिए, मेरिस्टेमेटिक एरिया की वजह से। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे खास तरीके के सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले रीजन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स की, यानी कि हम एनिमल्स मतलब ये ना सोचना कि डॉग कैट की बात कर रहे हैं,
हम भी एनिमल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एनिमल की जो मतलब वो होती है ग्रोथ, वो होती है लिमिटेड। क्यों? अमिताभ बच्चन जी का हाइट मान लीजिए 6 फुट कुछ है, आपका हाइट जो भी है, ठीक है, लेकिन क्या आप ऐसा देखते हैं कि हमारी हाइट क्या ज़िंदगी भर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है? हमारी कोई मतलब एक लिमिटेड ग्रोथ, मतलब एक हमारी अनलिमिटेड ग्रोथ है? आपको ये बात पता होगा कि इंसान की हाइट भी एक सीमित ही रहती है। हम लोग पूरी मतलब ज़िंदगी भर ऐसे मतलब ग्रोथ नहीं करते रहते। ऐसा ग्रोथ करते तो फिर पता नहीं कितने विशाल हो जाते हैं हम लोग, कितने विशालकाय हो जाते हैं। तो याद रहेगा इन एनिमल्स। क्यों? अगर मान लीजिए एक सेल डिवाइड करती है, 2 सेल बनता है, तो बोलेंगे सर अगर सेल अगर मतलब सेल डिवाइड करके बढ़ता रहेगा तो सेल ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती रहेगी। बात तो सही है, लेकिन जो ओल्ड सेल है वो डेथ भी तो करते हैं, ठीक है। हाँ, आप अपने मतलब थोड़ी सी बॉडी थोड़ी मतलब चौड़ी मस्कुलर हो सकती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। इन एनिमल्स ग्रोथ अकर अप टू अ सर्टेन एज, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरीके से मर जाती है, जिसको आप क्या बोलेंगे? डेथ कहेंगे, नेचुरल डेथ कहेंगे। इन एनिमल्स ग्रोथ अकर अप टू अ सर्टेन एज आफ्टर विच सेल डिवाइड ओनली टू रिप्लेस वन। अभी आपको ये पता होगा जब कभी किसी को चोट लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो चोट लगी है उस एरिया में नए सेल डिवाइड होके बनते हैं। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं है ना, आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स हैं तो अगले साल आपके मतलब स्किन के ऊपर एक और लेयर चढ़ गई सेल की, फिर एक और लेयर चढ़ गई, ऐसे करते करते आपकी लेयर चढ़ती जा रही है। ऐसा तो नहीं होता कभी। जब आपकी चोट मतलब लगती है तो वहाँ के सेल एक्टिव याद रहेंगे। एक बात आपको बता दूँ मैं, अगर कभी भी मान लीजिए किसी को कहीं पे चोट लगती है, मान लीजिए इस एरिया में चोट लगती है किसी को, तो ये इस एरिया के जो आसपास के जो सेल्स हैं उनको मतलब सिग्नल जाता है कि इस वाले एरिया को हील करना है, तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि यहाँ पे डिवीज़न तेज हो जाए और यहाँ का जो पूरा एरिया है वो फिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे बॉडी में मतलब इंजरीज, आपको पता है कि हमारे पूरी बॉडी में इंजरीज जो होती है वो मतलब कहते हैं ना कि हमारे इंटरनली इंजरीज 24 घंटा होती रहती है, और उसको मतलब ठीक भी कर मतलब उसको टाइम टू टाइम ठीक भी करना पड़ता है। तो हमारे बॉडी में एवरीडे इंजरीज होती हैं और उसको फिर ठीक भी करा जाता है। कैसे ठीक करेंगे? सेल डिवीजन, ओके। यानी कि अगर नई सेल बनती हैं तो पुरानी सेल साथ साथ में मरती भी हैं, डेथ भी होता है उनका, ठीक है। आपको क्या एक बात पता है कि आप एक बार क्लैप करते हैं तो क्लैप मतलब तालियां जब बजाते हैं तो ताली बजाने में ही आपके हज़ारों सेल्स आपके हाथों से शेड करके झड़ के नीचे गिर जाते हैं। आप स्पिट करते हैं, आप जब थूकते हैं तो थूक में यानी कि जो आपका सलाइवा है यानी कि थूक है, मतलब उसमें ही हज़ारों सेल्स आपके थूक से निकल जाते हैं। आप सोच सकते हैं वो सेल कहाँ से आए होंगे? ऑब्वियस बात है, जो आपके माउथ के जो मेम्ब्रेन होता है, ऊपर का जो वॉल होता है, वहाँ से शेड हुए होंगे, झड़े होंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी इंटरनली इंजर्ड होती है, फिर उसको रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए सेल का लगातार मतलब डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, चलो अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है, तो क्या हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोलें या नहीं बोलें? हम लोगों ने बोला कि अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है तो वो पक्का डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। लेकिन चलो अब हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर से हटा कर हम बोलते हैं नहीं, ग्रोथ एक ग्रोथ फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। चलो अब इसका हम लोग रीज़न देते हैं वाई। देखिए, आपको एक बात पता होगा, हाँ, हमारी जो ग्रोथ होती है इंसानों की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है, याद रहे वो इंटरनली होती है। इंटरनली मतलब सेल जो ऐड होता है वो अंदर से होता है, ना कि बाहर से। लेकिन अब आपको एक बात बताता हूँ, क्या आप लोग कभी माउंटेन्स गए हैं या आपने कभी देखा है जो पहाड़ होते हैं? आपको पता होगा ये मान लीजिए माउंटेन्स है, पहाड़ है। जब धूल की आंधियाँ, जब मिट्टी उट्टी की आंधियाँ चलती हैं तो क्या होता है आप बताइए? आपको पता होगा जब मिट्टी की आंधियाँ चलती हैं तो ये इस माउंटेन्स के ऊपर ऐसे करके बैठ जाती हैं, ऐसे बैठ जाती हैं, ठीक है। फिर और मिट्टी की आंधियाँ चलती हैं तो इसके ऊपर और एक और लेयर जम जाती है, एक और लेयर जम जाती है। अगर आपने पहले देखा होगा हाइट, तो हाइट पहले इतनी थी, लेकिन अब आप चेक करेंगे तो हाइट इसकी इतनी होगी। भाई अगर आप ग्रोथ बोलना चाहते हो तो ग्रोथ तो ये भी कर रहा है। क्या आपको ये बात नहीं पता कि पहाड़ इज़ नॉन लिविंग, लेकिन इसके बावजूद भी ये ग्रोथ कर रहा है? तो अब बताइए क्या आप सच में बोल सकते हैं? और एक बात और, ये ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया
लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है। लेकिन ये किस टाइप का ग्रोथ है भाई? ये तो ऊपर, मतलब ऊपर किसी चीज़ के एक्यूमुलेशन से, मतलब जो मिट्टी के जो कण होते हैं, धूल मिट्टी, उनके जमने से ये ग्रोथ हुई है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो याद रहे, ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। एक होता है इंटरसेप्शन और एक होता है एक्रीशन। अब ये सुनिए, जब कभी भी किसी ग्रोथ की जो वजह होती है, किसी के इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं, इंट्रिंसिक का मतलब याद रहेगा, और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आपको पता है ये जो धूल मिट्टी जो पहाड़ों के ऊपर जमती है, ये क्या है? इसे हम लोग कहते हैं एक्रीशन, यानी कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इन लोगों ने ग्रोथ तो किया है लेकिन बाहर से ग्रोथ किया है। लेकिन आपको पता है कि ह्यूमंस या एनिमल जो होते हैं वो इंटरसेप्शन ग्रोथ होती है, मतलब उनकी इंटरनली ग्रोथ होती है। लेकिन अब बताइए, अगर मैं किसी से क्वेश्चन बोलूँगा तो ये बोल देगा कि आपको ये नहीं पता कि पहाड़ हैं, पहाड़ भी तो ग्रोथ करते हैं, भले ही वो एक्रीशन से करते हैं, एक्सटेंसिंग ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रोथ तो ग्रोथ है। तो अब आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि ओके, ग्रोथ जो है वो क्या है? ग्रोथ जो है वो फीचर्स तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, लेकिन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है? नहीं, दिस इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। क्या समझ में आया कि ग्रोथ को आप डिफाइनिंग फीचर्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ग्रोथ तो एक नॉन लिविंग थिंग भी कर रहा है। देखिए पहाड़ जो हैं, नहीं है, माउंटेन भी ग्रोथ करते हैं, पत्थर, उसके ऊपर और कंकड़ पत्थर जम के थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे उसको? इंटरसेप्शन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ, पता चल गया हमें, ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल इनसाइड देयर बॉडी। आपको पता है ना, हमारे बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, और उससे हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। अब बात करते हैं एक्रीशन का होता है। नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। एग्जाम्पल माउंटेन और स्टोन और माउंटेन भी बड़े होते हैं, लेकिन उनके ग्रोथ डिफरेंट टाइप का होता है। तो ग्रोथ देखिए प्लांट में किस टाइप का होता है, एनिमल में। क्वेश्चन बने, याद रखिए, प्लांट में किस टाइप का ग्रोथ होता है? आपको बोलना है अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में कुछ रीजन, कुछ एरियाज होते हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक एरिया कहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। प्लांट में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लगातार 24 घंटा दिन रात वहाँ पे न्यू सेल क्रिएट होती रहती है, जनरेट होती रहती हैं। ठीक है, एनिमल के अंदर लिमिटेड होता है। ओके, अब बात करते हैं, चले, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोग ग्रोथ को फीचर्स तो बोल सकते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोल सकते। एक चीज़ और सीखा हम लोग, हाँ, आपको ड्राई वेट बता दूँ कि ड्राई वेट क्या होता है। अगर आप मतलब किसी भी सेल में से जो मतलब कौन सा, जो पानी वाला, आपको पता है कि हमारे बॉडी में पानी कितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर आप किसी सेल में वाटर की क्वांटिटी को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो उसके अलावा बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग कहते हैं ड्राई वेट। क्या क्लियर हुआ ये बात आपको कि ड्राई वेट किसे कहते हैं? ये आप बायोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर ही, उस चीज़ में मैं आपको अगेन एक बार बताऊँगा। इंटरसेप्शन यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, एक्रीशन यानी कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको एक बता दूं, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इसे कहता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। नहीं आया है समझ में? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो ठीक है, आपको मैं बाद में एग्जाम्पल से बताता हूँ। अमीबा ले लीजिए, ठीक है, या फिर एशेरिशिया कोलाई ले लीजिए आप, मतलब ई कोलाई को आप ले लीजिए। अमीबा प्रोटिस्टा है, ई कोलाई आपको मैं समझाऊंगा प्रोटिस्टा क्या होता है। ई कोलाई जो है वो बैक्टीरिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको तो पता होगा कि बैक्टीरिया भी ग्रोथ करता है, चलो ये बैक्टीरिया छोड़िए, ग्रोथ का छोड़िए, बैक्टीरिया को करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है आपको पता है? चलो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जो है ये एक सेल नहीं है, ये ई कोलाई का सेल है। ई कोलाई आपको पता है, ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया और वो एक यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल्स, हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, यानी कि हमारा काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने सेल्स हैं हमारे बॉडी में। लेकिन अगर आप एक ई कोलाई की बात करेंगे, वो एक ही सेल है। जब भी उसको अपने आप को मतलब वो करना होता है, ग्रोथ करना होता है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ध्यान समझना, जब भी उसको ग्रोथ करना होता है तो वो क्या करता है, वो ग्रोथ करने के लिए अपने आप को डिवाइड कर लेता है। सुनिए फिर से, ग्रोथ करने के लिए वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, यानी कि 1 से 2 बना लेता है। दिमाग में एक सवाल आया है, 1 से 2 बनाना ये तो रिप्रोडक्शन होता है, ये तो रिप्रोडक्शन होता है,
यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है क्या। आप ना यूनिसेलुलर, किसमें, यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म में आप बता ही नहीं पाओगे कि मतलब उसने एग्जैक्टली ग्रोथ किया है या रिप्रोडक्शन किया है। इसे ही तो कहा जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए यहाँ पे, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब आप खुद सोचिए, उसने मास में भी बढ़ गया और साथ साथ में उसने अपने सेल नंबर भी बढ़ा लिए, इसी को कहा जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अगर मैं आपको बोलूँगा ना अमीबा ग्रोथ करो, तो अमीबा क्या करेगा, अपने आप को 1 से 2 बना लेगा, बोलेगा लो जी मैंने ग्रोथ कर लिया। लेकिन कहेगा तूने ग्रोथ कहाँ करा भाई, तूने तो रिप्रोडक्शन कर लिया। तो कहेगा भाई देखो मेरा रिप्रोडक्शन भी ऐसे ही होता है, मेरा ग्रोथ भी ऐसा होता है, आपको जो मानना है मानो, मैंने ग्रोथ किया ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है। आप मेरे को ये भी बोल सकते हो कि भाई तुमने तो रिप्रोडक्शन कर लिया। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल जैसे ऑर्गेनिज्म में आप ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं डिफाइन कर पाओगे, इसलिए उनके मामले में, यूनिसेलुलर के मामले में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कहा जाता है इसको। आप नहीं पता कर पाओगे कि आप नहीं पता कर पाओगे कि एक टाइम पे कि उसने ग्रोथ किया है या रिप्रोडक्शन किया है, ठीक है, ग्रोथ किया है या रिप्रोडक्शन किया है। ओके, आपको वैसे एक बात तो पता होना चाहिए कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये करते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनका ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और उन्हीं को इनका आप ग्रोथ बोल लीजिए, उन्हीं को इनका आप रिप्रोडक्शन बोल लीजिए, ठीक है। देखिए सिंगल सेल ग्रोथ किस टाइप का होता है, ये रहा एक सेल, इसने अपना पहले साइज में थोड़ा सा मटेरियल को बढ़ाया, उसके बाद अचानक से जब मटेरियल, आपको पता है ये इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का जब रेशियो आपस में बिगड़ जाता है, बिगड़ मतलब अनबैलेंस टाइप होता है, यानी कि सेल बोलता है कि अब मैं इससे ज़्यादा मतलब झेल नहीं पाऊँगा, कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, फिर ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अब हम लोग अपने मटीरियल को 2 हिस्सों में बांट लें, 2 हिस्सों में बांट के दोबारा से डिवीजन कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेल की अंदर की जो मटेरियल्स होती है उनकी अपनी एक लिमिट होती है, जैसे वो उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है कि अब तुम्हें डिवाइड करना है। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अब मतलब सोचते होंगे ना कि सेल को कब पता चलता है कि मुझे अब डिवाइड करना है, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को चेक करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको चेक करने के बाद वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक, ठीक है, ये बात तो आपको मैं समझा चुका हूँ। ओके, ये भी समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है, फीचर और डिफाइनिंग फीचर में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये मल्टी सेलुलर ग्रोथ किस टाइप से होता है। बता चुका हूँ मैं आपको ये बात पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर तो 8 सेल है। इन लोगों ने, मैंने क्या बताया, पहले अपने सेल के साइज में देखिए, पहले ये छोटा है, ये देखो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। मैंने बताया न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जैसे बिगड़ता है क्या होता है। इन लोगों ने क्या करा, देखो हर एक सेल ने अपना आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ये देखो सेल डबल हो गए। तो मल्टी सेलुलर ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन विच इज़ नॉट रिप्रोडक्शन। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, जरा बताना कि ये रिप्रोडक्शन है, मतलब अगर आपसे पूछूं बताओ ये एक बैक्टीरिया है, इसने अपना आप को 2 बना लिया है, रिप्रोडक्शन किया है या इसने अपना आप को मतलब नंबर में बढ़ाया है, तो आप बोलोगे रिप्रोडक्शन करा है। देखो अगर कभी भी कोई अपना आप को 2 हिस्सों में बांट ले, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो बोलेंगे कि नहीं, इसके मामले में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी कि इसको आप बता ही नहीं सकते कि इसने कब रिप्रोडक्शन करा और कब इसने क्या करा, इसने कब रिप्रोडक्शन करा और कब इसने अपने सेल के नंबर में मतलब अपने मास नंबर में डिवाइड किया, आप नहीं पता पाओगे। लेकिन एक खास बात बताता हूँ आपको, मल्टी सेलुलर में ऐसा क्यों नहीं है, हम इसको मल्टी सेलुलर के लिए ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ को मल्टी सेलुलर में यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पे, ओके एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, मल्टी सेलुलर ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन विच इज़ नॉट रिप्रोडक्शन। सुनिए, हमारे में सेल डिवीजन को आप रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कह सकते। दिमाग में सवाल आता है कि हम क्यों नहीं बोल सकते, हम तो मैं आपको बता दूँ, एक वर्ड आपको फिर एक और नया समझ में आएगा। इन मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, ये क्वेश्चन है याद रखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब क्या है भाई, इन मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। मतलब ये वर्ड आपको बता दूं, ये वर्ड बैक्टीरिया या अमीबा के ऊपर नहीं लग सकता। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या मतलब है, याद रखिएगा आप, सुनिए। जब मैंने आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया ने अपना आपको मतलब डबल कर लिया था, तो आपने क्या बोला था बताइए,
इसने मास में अपने आप को बढ़ाया या इसने नंबर में आपको बढ़ाया? आप कंफ्यूज हो गए कि आपने तो बताइए क्या बताएं, मास में बोले या नंबर में बोले, हम कंफ्यूज हैं। लेकिन याद रखिए, आपको ये बात पता होगा कि एक जब प्लांट को ग्रोथ, प्लांट एक ट्रीज, आप क्या करते हैं, अपने घर में एक सीड लेके आते हैं, सीड याद रहेगा, अपने घर में एक सीड लेकर आते हैं, आप उस सीड को ग्रो करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। तो जब मतलब उसको आप ज़मीन में डालते हैं, ये लीजिए हम लोगों ने उसको मिट्टी में डाल दिया, ठीक है। अब एक कलर चूज़ कर लें बढ़िया सा हरा वाला। इसने क्या, आपको पता होगा, ये है प्लीम्यूल वाला एरिया जिससे हम लोग शूट बनाएंगे, और ये है रेडिकल वाला एरिया जिससे हम लोग रूट बनाएंगे। ओके, आपको पता होगा ये शूट वाला ऊपर की तरफ निकलता है और ये रूट वाला नीचे की तरफ निकलता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। ग्रेविटी का हिसाब किताब होता है इसके अंदर। ये जो रूट वाला होता है ये ग्रेविटी को सेंस कर सकता है, शूट वाला फोटो मतलब लाइट को सेंस कर सकता है, इसलिए शूट वाला ऊपर जाता है, रूट वाला नीचे जाता है। ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी बात बताना। जब ये पूरा ग्रो हो जाता है अच्छे से बढ़िया से, जब ये पूरा ग्रो, एक मिनट, हाँ, जब ये अच्छे से ग्रो हो जाता है पूरा, तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे आपको मैं रूट बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सुनिए, एक समय आता है, मतलब थोड़ा सा, अब खुद सोचिए, ये होने और ये होने में क्या कोई समय नहीं लगा होगा, यानी कि कुछ टाइम नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। अब देखिए, जैसे जैसे ये बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीफ आती हैं, तो एक समय आता है कि इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये बताना पड़ेगा। फ्लावरिंग एक ऐसा समय है जब प्लांट बोलता है कि अब मैं प्रॉपर तरीके से रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि अब मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ। क्यों? फ्लावर के अंदर ही तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट होते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के अंदर होते हैं। अब आप एक बात बताइए, सीड से लेकर रिप्रोडक्शन तक, क्या एक बात बताओ, जब ये रिप्रोडक्शन करता है या फिर अपने आप को डिवाइड करता है, क्या इनके बीच में टाइम गैप नहीं है? यानी कि ये जब ग्रो करता है तो ग्रोथ करने में, मतलब उसके बढ़ने में और इसके रिप्रोडक्शन करने में, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि रिप्रोडक्शन अलग टाइम पे कर रहा है और ग्रोथ अलग टाइम पे कर रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इसका ग्रोथ करने का जो समय है और इसका जो रिप्रोडक्शन करने का समय आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यार अभी ग्रोथ कर रहा है, 6 महीने बाद रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हुआ है वे। इसलिए याद रहेगा, इन मल्टी सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ग्रोथ पीरियड अलग है और रिप्रोडक्शन पीरियड अलग है। क्या समझ में आया? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन ये आते हैं इंक्लूसिव के अंदर। कौन? बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंक्लूसिव के अंदर आते हैं। आप बता ही नहीं पाएंगे कि वो कब ग्रोथ कर रहा है और कब रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्या अच्छे समझ में आया आपको कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है? यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आप बहुत ईजिली बता पाएंगे कि ग्रोथ, देखो ये ग्रोथ कर रहा है, देखो ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन आप बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ऐसी मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें आप नहीं बता पाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो चलो, क्या कंक्लूजन निकला? ग्रोथ इज़ फीचर ऑफ लिविंग बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्या अच्छे समझ में आया? ग्रोथ जो है वो लिविंग का फीचर तो है, मतलब अगर कोई लिविंग है तो ग्रोथ तो करेगा, लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? अरे क्योंकि नॉन लिविंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, इसलिए आप डिफाइनिंग फीचर इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, रीज़न बता दें। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ समय तक ग्रो करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। सम नॉन लिविंग लाइक माउंटेन ऑल्सो शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आपको पता है माउंटेन भी बढ़ते हैं, उसके अंदर धूल मिट्टी ऊपर जमती है और वो भी बढ़ते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप ग्रोथ को फीचर तो बोलोगे लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलोगे। बहुत अच्छे से अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप मेरे को बता देना, अदरवाइज़ कमेंट में अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको एक बार और आपको बता दूंगा। ग्रोथ अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। आए नंबर सेकंड पर कि रिप्रोडक्शन को, चलो अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बोलते हो आप? रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग फीचर बोलोगे या नहीं बोलोगे? हम लोग आ गए रिप्रोडक्शन में। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा रिप्रोडक्शन तो, अगर ये पहाड़ रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? नहीं, पहाड़ तो रिप्रोडक्शन नहीं करते भाई। पहाड़ तो फिर तो रिप्रोडक्शन पक्का हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कह रहा हूँ, हमारा 100% क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, क्या लगता है आपको? लेकिन फिर मैंने किसी से पूछा कि ऐसा ऐसा है, उसने मुझे 10 बातें बता दी, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर वैसा है तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तो रिप्रोडक्शन को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इट्स ऑन। अपने ही जैसा दिखने वाला प्रोजेनी यानी कि संतान, मतलब इसमें क्रिएट होते हैं, बनते हैं,
उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर आप, मैं बोलूँगा कि क्या रिप्रोडक्शन के बिना इंसान मतलब जी नहीं पाएंगे, जी पाएंगे, क्यों नहीं, ये कोई मतलब एसेंशियल, कोई ज़रूरी नहीं है किसी के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर आप अपने जैसे ही मतलब और लोगों को आगे देखना चाहते हो भविष्य में, तो रिप्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिप्रोडक्शन का कोई महत्व नहीं है। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, बट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपने जैसे संतान को पैदा करते हैं, ठीक है। और एक बात और, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर एक चीज़ और दिखाई देगी, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, आपको पता है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेरिएशन मतलब होता है बदलाव। आपको पता है कि आज आप आपको पता है आप जो भी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो आपको क्या लगता है आपकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है 200 साल 300 साल बाद ऐसे मतलब पोल्यूशन को वो मतलब टॉलरेट कर पाएगी? देखिए आज के टाइम पे हो सकता है मतलब 2 साल 300 साल बाद तो बर्बादी बिल्कुल छाए हो, लेकिन आपको पता है वेरिएशन जो होता है बॉडी में रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन याद रखना, जिसमें मेल प्लस फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं और उससे एक प्रोजेनी संतान बनता है, वो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। और जब ऐसा होता है तो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि उसमें इसके साथ साथ वेरिएशन आता है। और आपको पता है वेरिएशन मतलब ताकि वो आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो डट पाए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा है, आप समझिएगा। आपको पता है एक बार मतलब हम लोग पहले जब मतलब मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, मॉर्टिन खरीद के लाते थे, ठीक है। तो मॉर्टिन लोग जलाते थे, मच्छर मर जाते थे। लेकिन मतलब कुछ 1-2 सालों बाद जब हम लोग मॉर्टिन जलाने लगे तो वो मच्छर मॉर्टिन के सामने बिल्कुल निडर होके काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये मच्छर मर क्यों नहीं रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ओ ऐसा है। आपको पता होगा कि मच्छर जो यानी कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी लाइफ कितनी छोटी होती है, तो उनमें शायद ऐसा हो सकता है कि उनके जो मतलब आगे की जो जनरेशन है उसमें वेरिएशन आ गया हो। उस मतलब जो दवाई है यानी कि जो कॉयल हम लोग लगाते हैं उसके लिए शायद वेरिएशन की वजह से अब उस कॉयल का असर उस पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़ रहा, हल्का फुल्का नशे में हो जाते हैं वो लोग, इससे ज़्यादा उनका और कुछ बिगड़ता नहीं है। मतलब समझ रहे हो, सख्त लौंडा बन गए हैं वो लोग, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। फिर आपने ये देखा होगा कि ऐड में क्या चलाते हैं कि दुगनी पावर, तिगुनी पावर, 10 गुना पावर, मतलब मॉर्टिन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है वो जो मॉस्किटोज़ हैं आगे आने वाले उनमें ऐसे बदलाव आ गए हैं जिससे वो जो दवाइयाँ थी मतलब उस दवाई का असर उस मॉस्किटोज़ पे नहीं हो रहा है। इसलिए कंपनियाँ टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी बदलाव करके मतलब कुछ दवाइयाँ नई टाइप की बनाती हैं। हमें ये जानना है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नॉन लिविंग के मतलब उसमें देखूं तो मतलब क्या इसके कोई एक्सेप्शंस निकल के आएंगे या नहीं आएंगे वो देखना चाहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को ही ट्रू रिप्रोडक्शन कहा गया। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल यानी कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेबल होता है मतलब वो प्रोजेनी को बनाने के लिए, संतान को मतलब पैदा करने के लिए एक ही काफ़ी होता है। उसमें 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो हम एक तरीके से एसेक्सुअल को हम लोग ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं कहते, हम लोग सेक्सुअल को ही ट्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल में मेल की आवश्यकता भी होती है और फीमेल की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए एसेक्सुअल में देखिए कुछ एक चीज़ लिखे हैं, फंजाई देखिए आपको पता होगा फंजाई यानी कि वैसे आप मशरूम खाते होंगे, वो भी फंजाई या फंगस में ही आते हैं। फंजाई अगर रिप्रोडक्शन करना चाहे तो कैसे करेगा, यहाँ पे लिखा है फिलामेंटस और स्पोर फॉर्मेशन। आपको पता होगा फंजाई पहले क्या होता है, पहले तो मतलब किसी भी कोई सड़ी गली चीज़ पे मतलब कोई उस पर मतलब ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है। चलिए मैं काम करता हूँ, जैसे पहले कोई मान लीजिए कोई ब्रेड है, गीली ब्रेड, तो उस पर क्या होता है फंजाई जो होता है, फंजाई मान लीजिए ये फंजाई ऐसे ग्रो करता है।
तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये कुछ एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहा है, फिलामेंटस। और फिर अचानक से इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप स्ट्रक्चर बनता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और जब इसको ऐसा लगता है कि अब मतलब मैं जीवित नहीं रह सकता या फिर मेरे लिए एक ऐसी ख़राब कंडीशन आने वाली है, अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, तो ये जो स्पोर है ये मतलब एयर करंट में फैल जाते हैं, मतलब हवा में फैल जाते हैं और जहाँ पे भी जाके बैठते हैं। और जैसे ही इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा ये फंजाई का सूटेबल एनवायरनमेंट क्या है, कोई ह्यूमिड प्लेस हो गया, थोड़ी सी नमी हो गई, थोड़ी सी गर्म जगह हो गई, वहाँ पे अगर ऐसे स्पोर जाके बैठते हैं तो वो अपने जैसे ही और भी फंजाई को बनाएंगे। ठीक है, तो फंजाई अगर अपने जैसे मतलब को बनाना चाहते हैं तो वो फिलामेंटस के थ्रू बना सकते हैं, उसमें स्पोर उसका हेल्प करता है, स्पोर एक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं प्लेनेरिया, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। आप इसको जितने हिस्सों में डिवाइड करोगे, अच्छा आप बताइए फंजाई को बनाने के लिए क्या किसी मेल और फीमेल की जरूरत पड़ी? नहीं। आप देखिए प्लेनेरिया, आप इसको जितने हिस्सों में काटेंगे हर एक हिस्सा पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया है, ओके, मैंने इसको 3 हिस्सों में काटा, 1 2 3। आप खुद देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर से एक पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर से एक पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा और इस वाले से एक पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। यानी कि आप इसको जितने पीसेस में कट करेंगे उतने ही आपको प्लेनेरिया मिल जाएंगे। अगला आता है मोसिस। मोसिस क्या है, आपको आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे कि जब हम लोग पहले पढ़ाएंगे एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो टेरिडोफाइटा होता है प्लांट से रिलेट करता है, मैं आपको बता दूं प्लांट से रिलेटेड होता है टेरिडोफाइटा। उसके अंदर ग्रुप होती है मॉस और लिवरवर्ट। मॉस भी अपना आपको प्रोटोनेमा क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वैसे बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसे प्रोटोनेमा भी होता है। प्रोटोनेमा में होती है बडिंग और उससे एक नया मॉस बनता है। लिवरवर्ट में गेमा कप्स होती हैं। जब इसको आगे हम लोग जब हम लोग इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में ही, अब प्लांट वाले चैप्टर में हम लोग इसका जिक्र करेंगे। ओके, तब तक के लिए वेट करिए। एक होता है हाइड्रा बडिंग करता है, ठीक है। लेकिन सवाल हमारा अभी भी वही है, क्या रिप्रोडक्शन को हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब वो मान सकते हैं और उसका क्या कोई एक्सेप्शन है? अगर एक्सेप्शन नहीं है या एक्सेप्शन है देखते हैं, ठीक है। ओके, अब आप एक चलो ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पहाड़ तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो होगा ये तो होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं आपको चलो एक बात बताता हूँ। क्या आपने कभी म्यूल का नाम सुना है? म्यूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हॉर्स, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हॉर्स और साथ साथ में डोंकी, हॉर्स और जो डोंकी होते हैं आपस में, अब ऑब्वियसली बात है, ये देखिए हॉर्स अलग स्पीशीज़ है, डोंकी अलग स्पीशीज़ है। अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इंटीमेट हो जाएं और इससे इनकी प्रोजेनी यानी कि इनकी संतान बने, तो आप क्या सोचेंगे? साफ साफ हमें पता है कि हॉर्स तो अलग स्पीशीज़ है और डोंकी जो है वो अलग स्पीशीज़ है। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात के लिए, इससे एक डिफरेंट टाइप का कुछ बनता है जिसको हम लोग म्यूल बोलते हैं, आपको पता है कि ये हॉर्स, डोंकी और म्यूल में मतलब डिफरेंस क्या है? आपको पता नहीं चाहिए कि हॉर्स, डोंकी ये जो ऐसे हैं ये रिप्रोडक्शन करके एक नए संतान को पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है म्यूल क्या है? म्यूल एक ऐसा जीव है जिसमें वह क्षमता नहीं होती, वह अपने जीवन में आगे जाके कभी भी किसी के साथ मेटिंग करके कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँगा कि म्यूल क्या लिविंग है तो आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है म्यूल एक लिविंग है, हॉर्स और डोंकी के मिक्सचर से बना हुआ है, हाइब्रिड है वो। तो क्या बोलेंगे आप? अब बताइए क्या एक्सेप्शन निकल कर नहीं आया? म्यूल लिविंग है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि म्यूल तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, अगर आप रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे अगर किसी को मतलब बोलेंगे कि ये मतलब लिविंग है या नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए पहला एक्सेप्शन तो यही आ गया, म्यूल। अब बात करते हैं वर्कर बी। आपको पता है कि वर्कर बी क्या होते हैं? रानी मधुमक्खी जो होती है, ठीक है, यानी कि क्वीन जो मतलब बी होती है वो एग्स देती है, अंडे देती है। अब उसको क्या होगा, उस एग्स को क्या करने होंगे? अब बता दूं, वो एक फर्टिलाइज्ड एग नहीं होते, वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग समझ रहे हो?
मेल एग और फीमेल एग आपस में जब फर्टिलाइज्ड होंगे तो उनसे बनना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो वर्कर बीज होते हैं वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से, मतलब ये अजीब सी बात है, उस एग को कोई फर्टिलाइज नहीं करता लेकिन उससे ही पूरे वर्कर बीज बनते हैं। तो अभी और आपको पता है कि जो वर्कर बीज बनते हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब वो अपने जीवन में आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या आप इसको लिविंग नहीं बोलेंगे? वर्कर बीज लिविंग नहीं है, वो तो साफ साफ दिखते हैं कि वो तो लिविंग है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, स्टेराइल कपल्स। आपको ये बात पता होना चाहिए, नॉर्मली मैं एक हेल्दी कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए आजकल के जो टाइम पे मतलब किस टाइप के हमारे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है, इतना ख़राब एटमॉस्फेयर है। खाने पीने का आपको पता है कि खाना पीना कितना बुरा हो चुका है लोगों का, मतलब हेल्दी अनहेल्दी मतलब कुछ भी चल रहा है लाइफ में। तो आपको पता होगा बहुत सारे केमिकल्स के प्रोडक्ट इतने सारे यूज़ कर रहे हैं हर एक मतलब ह्यूमंस। तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी गई है, स्टेराइल कपल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि आपने कभी शायद सुना हो कि किसी मेल फीमेल की मैरिज हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन 5 साल 10 साल हो गए उनको कोई मतलब बेबी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? उनको कोई बेबी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हो सकता है कि मेल में स्पर्म्स मतलब स्पर्म काउंट जो है वो इतने ज़्यादा कम हैं कि उससे बेबी नहीं बन पा रहा है, या फीमेल में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, उनकी जो वॉम्ब है जो मतलब जहाँ, और या फिर फेलोपियन ट्यूब है वहाँ से ओवा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है, ये कैसे भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो बेबी करने में सक्षम नहीं है, यानी कि उनको कुछ दिक्कत हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। तो क्या आप उनको लिविंग नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो अब बताइए क्या इसके कितने सारे एक्सेप्शन आ गए हैं, तो ये क्या बोल सकते हैं आप बताइए? इसका मतलब तो ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग का, लेकिन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसके एक्सेप्शन आपने देखे हैं। इसके एक्सेप्शन म्यूल है, वर्कर बीज है, स्टेराइल कपल्स हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं ये देखिए ये तो सिर्फ लिविंग में देखा गया, नॉन लिविंग में नहीं देखा। ये तो सारी लिविंग है लेकिन ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या बोलोगे आप? आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट करके देखें वीडियो को। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये बात मैं बता चुका हूँ, इसको मैं क्या दोबारा यहाँ पे लिख दिया है तो बता ही देता हूँ। सिंगल सेल मैंने क्या बताया, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है आप नहीं बता पाओगे वो कब ग्रोथ कर रहे हैं, कब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ग्रो करना ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन करना ही ग्रो है। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। अच्छा एक बात और, आपने कभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा पैरट कितने ईयर्स जीता है, तो आप बोलते हैं पैरट आई थिंक 60 ईयर्स। पैरट 60 ईयर्स ही जीता है ना, मैं भी कन्फ्यूज, लेकिन आई थिंक 60 ईयर्स ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि बैनियन ट्री कितना, तो 200 ईयर्स होता है ठीक है। तो हाँ ऐसे ऐसे चलता है। तो ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है। इंसानों का भी लाइफ स्पैन आपको पता है कितना ख़राब हो चुका है इंसानों का लाइफ स्पैन। मतलब एक देखिए कोई इंसान बोर्न करता है और एक उसकी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। देखिए नेचुरल डेथ बोला, एक्सीडेंटल नहीं बोला है, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो नॉर्मली हर एक ऑर्गेनिज्म की हमें पता होता है ये इतने इतने साल जीता है, ये इतने इतने साल जीता है। लेकिन आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आता है और सिंगल सेल प्रोटिस्टास भी आते हैं। प्रोटिस्टा हम लोग आगे बताऊंगा मैं कि प्रोटिस्टा क्या होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्या होता है कि वो कभी मर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, आपको उनके लाइफ स्पैन नहीं निकाल सकते। बताइए क्यों? क्योंकि अगर आपने बैक्टीरिया को पर्याप्त मात्रा में खाना देते गए, यानी कि उसको एक ऐसे मीडियम में रखा जिसमें कभी खाने की कमी नहीं है, तो वो कभी मरेंगे ही नहीं। वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि उसका कभी अंत नहीं हो सकता। उसे कहेंगे हम लोग इमॉर्टल, वो कभी मर नहीं सकते ठीक है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज बोथ, हाँ बताया ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवाइड करता है उसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और उसको ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है। आगे का इसके जो अब कौन कौन से बच गए हैं मैं आपको बता दूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। हाँ ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आगे का बचा कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये सारे बच गए। इसको हम लोग इसके अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, आप इसको समझिए। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको अगले जो वीडियोज़ है उसमें ऐड कर दूँगा ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।